वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के अंडर इम्यून सिस्टम एंड इम्यूनिटी में हमने अभी तक इम्यून सिस्टम यानी प्राइमरी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट इम्यून सेल्स यानी बी सेल्स, टी सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, मेमोरी सेल्स, इन सबको डिस्कस किया। फिर हमने इनबॉर्न या इन्नेट इम्यूनिटी को डिस्कस किया जिसमें हमने 4 बैरियर्स एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा। फिर हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी को समझा, हमने उसकी स्पेसिफिसिटी, डाइवर्सिटी, मेमोरी, ये सब प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। फिर हमने सेल मीडिएटेड एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में समझा। फिर एंटीजन, एंटीबॉडी को अंडरस्टैंड किया और वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ा। आइए अब हम आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मींस ऐसी इम्यूनिटी जो हमने बर्थ के बाद हम एक्वायर करते हैं, ये हम जानते हैं, हम डिटेल्स पढ़ चुके हैं इसके बारे में। नाउ व्हाट आर द टाइप्स? नाउ स्टूडेंट्स इसको बहुत इजी है समझना, इसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। कैसे, आइए हम समझें। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये हमारी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इनबॉर्न इम्यूनिटी के पार्ट्स हैं। सो दिस इज थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ बॉडी। नाउ ये 2 टाइप की होती है, मैं बिल्कुल इजी वे में आपको समझाती हूं। नंबर 1, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव का मतलब है यहां पे जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो हमारा इम्यून सिस्टम खुद बनाएगा। सो वी कैन जस्ट राइट दैट एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड बाय पर्सन्स ओन इम्यून सिस्टम, यानी खुद के बी सेल्स, खुद का इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होकर और एंटीबॉडीज फॉर्म करेगा। तो हम कहेंगे कि वो इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ है और तब उसने एंटीबॉडीज बनाई है, यानी कैसी है वो, एक्टिव इम्यूनिटी है। दूसरा पैसिव, जहां पे उस इंसान का इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं होगा एंटीबॉडी बनाने के लिए, बल्कि बाहर से दूसरे सोर्स से रेडीमेड एंटीबॉडीज अंदर इंट्रोड्यूस की जाएंगी बॉडी के। सो सेकेंड इज कॉल्ड पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये भी हम एक्वायर कर रहे हैं बट पैसिवली, हमारा इम्यून सिस्टम, उस इंसान का इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं है। दैट मीन्स एंटीबॉडीज आर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम सम एक्सटर्नल सोर्स, यानी कि वो एंटीबॉडीज कैसी हैं, अब मैं यहां आगे लिख देती हूं, रेडीमेड। एक में तो आप खुद खाना बना रहे हैं इसमें एक्टिव में, और दूसरे में आप होटल से खाना लाके डायरेक्ट खा रहे हैं, ये डिफरेंस है। नाउ पहले तो इनकी डेफिनेशन ही पता होनी चाहिए, इस पे क्वेश्चन आता है कि अगर खुद की ओन इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बना रहा है तो एक्टिव, और रेडीमेड है तो पैसिव। हमारा इम्यून सिस्टम इसमें एक्टिव नहीं हो रहा तो पैसिव। अब एक्टिव इम्यूनिटी हमें कैसे कैसे मिल सकती है, ये भी 2 टाइप की हो सकती है। पहली नेचुरल, बहुत इजी अंडरस्टैंड करना, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। सपोज किसी को कोई डिजीज हुई, लेट्स से ट्यूबरक्लोसिस हुआ, चिकन पॉक्स हुआ, चिकन पॉक्स ले लेते हैं एग्जांपल, किसी को बचपन में चिकन पॉक्स हुआ, बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, उसने एंटीबॉडीज बनाई, एंटीबॉडीज से उसने उस वायरस को फाइट किया और साथ में मेमोरी बी सेल्स बन के रख गए। जब दोबारा चिकन पॉक्स का वायरस अटैक करेगा तो वो जो एंटीबॉडीज जो खुद बनाई है हमारे इम्यून सिस्टम ने, वो फाइट करेंगी। यानी कि ये एक्टिव है और ये नेचुरल है। डिजीज के कारण नेचुरली हमें सेकेंड टाइम इम्यूनिटी मिल गई है। सो एग्जाम्पल हो जाएगा कैजुअल सिकनेस, बीमारी हो गई किसी को, डिजीज के बाद, आफ्टर डिजीज जो इम्यूनिटी हमें मिलती है वो कैसी है, नेचुरल है और एक्टिव है। दूसरी आर्टिफिशियल, एक अगर नेचुरल है तो दूसरी हमेशा क्या होगी, आर्टिफिशियल एक्टिव। मतलब समझिएगा, इसमें बीमारी हुई नहीं, डिजीज नहीं हुई है, नेचुरली इंफेक्शन नहीं हुआ है, हमने इंफेक्शन करवाया है। कैसे? वैक्सीन देकर।
वैक्सीन टीका जो होता है उसमें क्या करते हैं, या तो किल्ड, यहां पे अब नेचुरली टीबी का बैक्टीरिया या चिकन पॉक्स का वायरस बॉडी में नहीं गया है, यहां हमने क्या किया, चिकन पॉक्स का वायरस उसको बिल्कुल वीक कर दिया और उसे बॉडी में बहुत थोड़े से अमाउंट में इंट्रोड्यूस कर दिया वैक्सीन टीके के रूप में। बॉडी ने उसको पहचाना, इम्यून सिस्टम ने, और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाई, उसे तो खत्म कर दिया जो थोड़ा सा डोज था, और बाकी मेमोरी सेल्स बन के रख गए हैं ताकि जब रियल इंफेक्शन हो तो वो हमें डिजीज कॉज ना कर सके। तो हमने प्रिवेंशन कर दिया, हमने बचाव कर दिया। ये भी एक्टिव है क्योंकि इम्यून सिस्टम खुद एंटीबॉडीज बना रहा है, बट कैसी है, आर्टिफिशियल। इन्फेक्शन नेचुरली नहीं हुआ है, तो आर्टिफिशियल एक्टिव का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वैक्सीनेशन। ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण, इसका एग्जाम्पल है, राइट। वापस समझते हैं, कोई डिजीज हुई है, क्या इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा, होगा, खुद बनाएगा। कैसा है, नेचुरली डिजीज हो रही है तो नेचुरल एक्टिव। वैक्सीनेशन में हमने पैथोजन इंट्रोड्यूस किया है आर्टिफिशियली, और फिर बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव होके बना रहा है एंटीबॉडी, तो कैसी हो गई, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैसिव। पैसिव में क्या होता है, पैसिव भी दो टाइप की होगी। पहला नेचुरल पैसिव, जैसे नेचुरल एक्टिव है ऐसे ही नेचुरल पैसिव। नेचुरल पैसिव का बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, जो फीटस है मदर की वूम्ब के अंदर, यूट्रस के अंदर, उसे डायरेक्ट मदर से के प्लेसेंटा से क्रॉस करके आईजीजी एंटीबॉडीज मिलती हैं। क्या एग्जाम्पल है ये, क्या बेबी का, फीटस का इम्यून सिस्टम आईजीजी बना रहा है, नहीं, मदर का बना रहा है। तो कैसी है, उसको क्या मिल रहा है, बच्चे को रेडीमेड एंटीबॉडी, और नेचुरली मिल रही है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। ऐसे ही ब्रेस्ट फीडिंग बेबी जो है उसको रेडीमेड आईजीए एंटीबॉडी मदर के कोलेस्ट्रम या मिल्क से मिल रही है। इसमें भी उस बच्चे का, न्यूबॉर्न का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी नहीं बना रहा, रेडीमेड एंटीबॉडी है, तो पैसिव। और कैसी है, नेचुरली मिल रहा है, सो नेचुरल पैसिव। सो नेचुरल पैसिव के एग्जांपल्स हो जाएंगे आईजीजी थ्रू प्लेसेंटा, मदर के और बेबी के बीच में, एंड आईजीए थ्रू कोलेस्ट्रम। ये उस बच्चे को रेडीमेड एंटीबॉडीज नेचुरली मिल रही हैं, सो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। नाउ पैसिव इम्यूनिटी का दूसरा टाइप आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव भी दो टाइप की है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ये भी दो टाइप की है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अगर हमें बचाव करना है टेटनस डिजीज का, तो हम टेटनस का वैक्सीन देते हैं, यानी टेटनस का जो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई नाम का बैक्टीरिया है उसको हम बहुत माइन्यूट अमाउंट में बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि हमारी सिस्टम, इम्यून सिस्टम एक्टिव हो और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाए। तो वैक्सीन जो है स्टूडेंट्स यहां देखें, ये तो आर्टिफिशियल एक्टिव है, बट सपोज करिए किसी को टेटनस हो गया, किसी को स्नेक बाइट हो गई, किसी को डिप्थीरिया हो गया। अब हमारे पे इतना टाइम नहीं है कि हम वैक्सीन दें। अगर हम वैक्सीन देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे टाइम तो लगेगा, वो अंदर जाएंगी, इनएक्टिव बी सेल्स उन्हें पहचानेंगे, फिर टी हेल्पर सेल्स आएंगे, फिर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, फिर एंटीबॉडी पे एंटीजन अटैच होगा, फिर रिएक्शन होगा। इन सब में टाइम लगेगा। उसको तो ऑलरेडी डिजीज हो चुकी है, स्नेक बाइट हो चुका है, तब तक पता पड़ा सांप का जहर पूरी बॉडी में फैल गया, नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व कर लिया, पैरालिसिस हो गया मसल्स का, रेस्पिरेटरी मसल्स का, डेथ हो गई। तो क्या करें, उस समय हमें डायरेक्ट एंटीबॉडीज चाहिए, रेडीमेड एंटीबॉडीज। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इम्यून सिस्टम उनको बनाए, तो हम क्या करेंगे, रेडीमेड एंटीबॉडीज देंगे, जिन्हें हम कहते हैं एंटी टेटनस सीरम या एंटी डिप्थीरिया सीरम या एंटी विनम, जो एंटी स्नेक विनम, राइट। सो दे आर पैसिव, रेडीमेड है, और आर्टिफिशियली हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी में। सो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एंटी टेटनस सीरम, एंटी डिप्थीरिया सीरम एंड एंटी स्नेक विनम। और हम स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि आर्टिफिशियल पैसिव हम कैसे बनाते हैं। जब मैंने आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एक्सप्लेन किया था, इसमें हम क्या करेंगे, टेटनस का बैक्टीरिया हमने किसी घोड़े के अंदर डाला, वो घोड़ा
को टेटनस होके वो मर सकता है, उसका न्यूरल सिस्टम एक्टिव होके, बट उतने टाइम में उस घोड़े के अंदर, उस हॉर्स के अंदर, उस एनिमल के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गई होंगी टेटनस के बैक्टीरिया के खिलाफ। हमने उस घोड़े का ब्लड लिया, उसमें से सीरम सेपरेट किया और एंटीबॉडीज हमें मिल गई। उस सीरम को हमने इंसान के, जिसको टेटनस हो गया है, जिसको स्नेक बाइट हो गई है, उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये जो सीरम होते हैं, एंटी टेटनस सीरम, एंटी डिप्थीरिया सीरम, एंटी विनम, स्नेक का जो विनम है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज, ये रेडीमेड एंटीबॉडीज हैं, किसी दूसरे एनिमल में ने एक्टिवली बनाई हैं, हमने उससे निकाल के पैसिवली इंट्रोड्यूस कर दी हैं। सो दिस इज आर्टिफिशियल पैसिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चारों, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव में खुद इम्यून सिस्टम बना रहा है, पैसिव में रेडीमेड है। एक्टिव में नेचुरल जो डिजीज के बाद है, आर्टिफिशियल वैक्सीनेशन के बाद है। पैसिव में नेचुरल जो मदर से बेबी को मिल रही है थ्रू प्लेसेंटा या थ्रू कोलेस्ट्रम, और आर्टिफिशियल जो सीरम से हम किसी दूसरे एनिमल में बनाकर रेडीमेड डाल रहे हैं। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चार्ट। नाउ लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट वैक्सीनेशन नाउ। इसके पहले हम एक नोट लिख रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स। फादर ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी एंड फादर ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। फादर ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी एंड फादर ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स। एक्टिव इम्यूनिटी के फादर एडवर्ड जेनर को माना जाता है। हमने जब स्मॉल पॉक्स वायरल डिजीजेस पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाया था, डेवलप किया था। और वैक्सीनेशन अब हमने समझ लिया एक तरह की एक्टिव इम्यूनिटी है जिसमें इम्यून सिस्टम खुद एंटीबॉडीज फॉर्म करता है, इसीलिए उन्हें एक्टिव इम्यूनिटी का फादर कहते हैं। सो फादर ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी इज एडवर्ड जेनर, जिन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डेवलप की थी। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन सबसे पहले फर्स्ट डेवलप की थी। नाउ पैसिव इम्यूनिटी के फादर कहते हैं एक फिजिशियन हुए हैं वॉन बेहरिंग। एक्चुअली इनका पूरा नाम एमिल वॉन बेहरिंग है। क्यों है ये? एक्चुअली स्टूडेंट्स एक गर्ल थी, एक बच्ची थी जिसे डिप्थीरिया हो गया था, और डिप्थीरिया में हम जानते हैं जो थ्रोट है उस पे गाढ़ी सी मेम्ब्रेन बन जाती है, सांस नहीं ले पाते, सफोकेशन से डेथ हो जाती है। शी वॉज अबाउट टू डाई, शी वॉज डाइंग, बहुत सिम्टम्स बहुत हो गए थे उसको। तो वॉन बेहरिंग जो है, इन्होंने एक बहुत क्या कहना चाहिए, बहुत ही हैरत अंगेज और बहुत ही खतरनाक स्टेप लिया। इन्होंने डिप्थीरिया का जो बैक्टीरिया है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी, उसको एक भेड़ में, एक शीप के अंदर ट्रांसफर किया। उस शीप को डिप्थीरिया हुआ होगा, उस शीप के इम्यून सिस्टम ने उस डिप्थीरिया के बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाई। इन्होंने उस शीप का ब्लड लिया, उसमें से सीरम सेपरेट किया और उस सीरम को उस बच्ची के अंदर डाल दिया, तो उस बच्ची को डायरेक्ट रेडीमेड एंटीबॉडीज मिल गई एंड दैट गर्ल सर्वाइव्ड। शी रिकवर्ड फ्रॉम द इलनेस। इट वॉज अ मेजर ब्रेक थ्रू, एक बहुत बड़ा स्टेप था। इसी से पैसिव, जो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, जो हम एंटी टेटनस सीरम, एंटी डिप्थीरिया सीरम की बात कर रहे हैं, उन सबके फिर डेवलपमेंट की शुरुआत हुई। तो इसीलिए पैसिव इम्यूनिटी के जनक या फादर वॉन बेहरिंग को कहते हैं। नाउ हम थोड़ा सा यहाँ पे वैक्सीन के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि वैक्सीन को हम डिस्कस कर चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी में। वैक्सीन जो हैं, सबसे पहले तो जो वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण का जो कॉन्सेप्ट है, ये किस पर बेस्ड है स्टूडेंट्स? ये बेस्ड है हमारे इम्यून सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है मेमोरी, उस पर। अगर हमारे इम्यून सिस्टम में मेमोरी नाम की प्रॉपर्टी नहीं होती तो वैक्सीनेशन का कोई फायदा नहीं होता। वैक्सीनेशन का मतलब ही ये है, हम क्या करते हैं इसमें, पहला डोज दिया, आईजीएम एंटीबॉडीज बनी होंगी, उन्होंने उस जो भी हमने इंट्रोड्यूस किया है वैक्सीन के अंदर, किल्ड, वीकेंड बैक्टीरिया, वायरस, उसे किल कर दिया, इन्फेक्शन नहीं हुआ। प्लस क्या किया, मेमोरी, बी एंड टी सेल्स बना लिए, ताकि जब एक्चुअल इन्फेक्शन अगर हो तो हमारी बॉडी सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो करे, वो फास्टर होता है और स्ट्रॉन्गर होता है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है।
तो वैक्सीनेशन इसीलिए पॉसिबल है, इसीलिए फायदेमंद है, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम में मेमोरी की प्रॉपर्टी है। अगर वो प्रॉपर्टी नहीं होती तो ये काम का नहीं होता। तो ये पूछा जाता है दैट वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑफ इम्यून सिस्टम, राइट। इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट। नाउ वैक्सीन्स जो हैं ये कैसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। दे प्रोवाइड एक्टिव या पैसिव, एक्टिव इम्यूनिटी। और एक्टिव में भी कैसी वाली, आर्टिफिशियल एक्टिव, नेचुरल नहीं। सो दे प्रोवाइड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ वैक्सीन्स कई तरीके की होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। हम इनको बायोटेक्नोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं उस तरह से यहां नहीं पढ़ाने वाली हूं। मैं इसको दूसरे ढंग से यहां पर पढ़ेंगे हम। जैसे पहली, जिसमें होल ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरा बैक्टीरिया या पूरा वायरस इंट्रोड्यूस किया जाता है। दो तरीके से कर सकते हैं, या तो जिंदा वायरस हो बट उसे हम वीक कर देते हैं, वीकेंड, जिसे अटेनुएटेड भी कहते हैं, अटेनुएटेड पैथोजन। ये पहला तरीका है, ताकि वो डिजीज कॉज नहीं कर पाए, इतना वायरुलेंस, उतना उसमें एंटीजेनिक पैथोजेनिक प्रॉपर्टी नहीं रहे, बट हाँ इतनी रहे कि वो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करके एंटीबॉडीज फॉर्म करवा सके। सो दिस इज फर्स्ट, लाइव एंड वीकेंड पैथोजन अगर हम इंट्रोड्यूस करें। कॉमन वैक्सीन, आपको एग्जाम्पल्स आने चाहिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। मीजल, मम्स, रुबेला, एमएमआर वैक्सीन। देन बीसीजी वैक्सीन जो टीबी के अगेंस्ट देते हैं। देन ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी। देन स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, चिकन पॉक्स वैक्सीन। ये सब लाइव अटेनुएटेड पैथोजन को इंट्रोड्यूस करके दी जाती है। फ्लू वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी होती है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। दीज आर ऑल टिपिकल एग्जाम्पल्स। एमएमआर पे बहुत क्वेश्चन आता है, बीसीजी पे आता है, ओपीवी पे आता है, स्मॉल पॉक्स पे आता है। नाउ सेकेंड, अगर हम उस पैथोजन को किल करके दें, सो किल्ड, जिसे इनएक्टिवेटेड भी बोलते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इनएक्टिव मतलब उसको हम वीक नहीं कर रहे हैं, मार रहे हैं। इनएक्टिवेटेड पैथोजन। टिपिकल एग्जाम्पल्स हमें याद होने चाहिए, किल्ड वालों के एग्जाम्पल्स हैं। एक तो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, जिसे साल्क वैक्सीन कहते हैं, ये सेबिन ने करी थी ओरल, और इंजेक्टेबल साल्क ने हम जानते हैं, साल्क वैक्सीन। देन वेरी इंपॉर्टेंट, रेबीज का जो वैक्सीन है वो किल्ड होता है, रेबीज। देन टाइफाइड, पर्ट्यूसिस, कॉलेरा, हेपेटाइटिस ए, बी नहीं, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, ये सब किल्ड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो एक तो इंजेक्टेबल पे आते हैं, रेबीज पे आते हैं, टाइफाइड पे आते हैं। दे आर द कॉमन वंस। नाउ थर्ड, प्लीज नोट दिस डाउन। नाउ थर्ड टाइप है जिसमें हम होल पैथोजन नहीं डालेंगे, हम उसकी कोई सब यूनिट जो कि पर्टिकुलरली डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फर्स्ट इज होल ऑर्गेनिज्म, नाउ सेकेंड इज सब यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का पूरा बैक्टीरिया टॉक्सिक नहीं होता, उसका एक पर्टिकुलर टॉक्सॉइड होता है, सिर्फ उसे हम इंट्रोड्यूस करें। या टेटनस, उसका पर्टिकुलर जो टॉक्सॉइड है उसे हम इंट्रोड्यूस करें। सो इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे डिप्थीरिया टॉक्सॉइड, टेटनस टॉक्सॉइड। ये दो पर्टिकुलरली टॉक्सॉइड सिर्फ इसका इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये डी टैप करके भी ऐसे भी लिखते हैं, डी टैप, इस तरह से भी लिखते हैं।
इसमें इनका जो टॉक्सॉइड है, जो एक एक्सोटॉक्सिन ये प्रोड्यूस करते हैं, उसे इनएक्टिव करके फिर इंट्रोड्यूस करते हैं. सो inactive exotoxin is given in vaccine, particularly diphtheria and tetanus. Now तीसरा तरीका हम जानते हैं recombinant vaccine. recombinant हमने अच्छे से पढ़ा है, जो सेकेंड जनरेशन की वैक्सीन्स हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाई गई हैं. दे आर मेड बाय rDNA टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. और rDNA टेक्नोलॉजी. टिपिकल एग्जाम्पल है इसका हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, जिसे कि यीस्ट में फॉर्म किया गया है. फॉर्म्ड इन यीस्ट. ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स. हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन यीस्ट में प्रोड्यूस की गई है. इसके अलावा जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन है वो भी इसी तरह से बनाई गई है. सो रिकॉम्बिनेंट. और नेक्स्ट फिर आती है थर्ड जनरेशन की जो वैक्सीन हैं, जिन्हें हम डीएनए वैक्सीन कहते हैं, जो अभी तक ह्यूमन यूज में, हालांकि कुछ बनी है बट अभी तक ह्यूमन यूज में WHO ने इसको नहीं कंफर्म किया है. डीएनए वैक्सीन्स, दे आर थर्ड जनरेशन vaccines. Recombinant are second generation vaccines, right? So this is majorly about vaccines. Please note this, then we'll write few more things about vaccination. Now students, हम एक नोट लिख रहे हैं जिसमें हम ये लिखने वाले हैं कि जो इंडिया में नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, जो WHO ने स्पेसिफिक वैक्सीन्स बच्चों के लिए एडवाइस करी है कि ये न्यूबॉर्न्स को लगना ही लगना चाहिए, वो कौन सी है. सो वैक्सीनेशन इन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इन इंडिया. इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की बात हम कर रहे हैं. 6 वैक्सीन्स हैं बेसिकली, जो हर बच्चे को लगती है. आजकल तो बहुत सारी और एडेड हो गई हैं, बट ये बेसिक्स तो होनी ही चाहिए. नंबर 1 BCG. और BCG की वैक्सीन हम जानते हैं, दिस इज फॉर ट्यूबरकुलोसिस. बैसिलस कैलमिथीग्यूरिन नाम की वैक्सीन है. देन सेकंड MMR वैक्सीन, दिस इज फॉर मीजल्स, मम्स एंड रूबेला. मीजल्स, मम्स एंड रूबेला यानी जर्मन मीजल्स के अगेंस्ट, खिलाफ काम करती है. देन थर्ड पोलियो वैक्सीन. पोलियो में ड्रॉप्स भी, ओरल पोलियो वैक्सीन and injectable polio vaccine. This is for polio prevention. Then next is hemoinfluenza B, जिसे HIB वैक्सीन लिखते हैं, जो बेसिकली निमोनिया के अगेंस्ट प्रिवेंशन, फ्लू, इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट प्रिवेंशन प्रोवाइड करवाएगी. सो दिस इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी B वैक्सीन, HIB B. देन हेपेटाइटिस B वैक्सीन, जो हेपेटाइटिस B के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट DPT. ये आजकल डिटैप भी होता है, जिसमें टॉक्सॉइड वाला फॉर्म देते हैं. वैसे DPT प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट डिप्थीरिया, pertussis and tetanus. So these are the 6 very important vaccines which every child must receive after birth, right? जैसे कि स्टूडेंट्स BCG तो कहते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ ही होनी चाहिए, अदरवाइज 6 महीने के अंदर, 6 हफ्ते के अंदर अंदर यानी 1.5 महीने के अंदर अंदर. हेपेटाइटिस B के 3 डोजेस लगते हैं, 0, 1, 6. MMR जनरली 9 मंथ्स पे दी जाती है. ऐसे अलग अलग इनके डोजेस हैं जो आपके कोर्स में नहीं है, ये जब आप MBBS में जाएंगे तब पढ़ेंगे. सो प्लीज नोट दिस डाउन एंड देन वी विल राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी इन अ टैब्यूलेटेड फॉर्म. प्लीज नोट दिस डाउन. सो नाउ स्टूडेंट्स, आइए एक टेबल फॉर्म में हम एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का डिफरेंस लिख लेते हैं, क्योंकि कई बार स्कूल्स में 2 नंबर 3 नंबर में ये पूछा जाता है. सो नाउ एक्टिव
immunity and passive immunity. एक्टिव इम्यूनिटी में सबसे पहले जो एंटीबॉडीज हैं दे आर बीइंग फॉर्म्ड बाय ओन इम्यून सिस्टम. सो एंटीबॉडीज फॉर्म्ड बाय ओन इम्यून सिस्टम. जबकि पैसिव में रेडीमेड एंटीबॉडीज का यूज हो रहा है, बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडीज. राइट, हमारा मेन वर्ड क्या है? ओन और रेडीमेड. नाउ स्टूडेंट्स, इसके डिफरेंसेस समझना बहुत सिंपल है. यहां पे आप खुद सोच के बताओ कि रिस्पॉन्स स्लो होगा या फास्ट, दोनों में कंपैरिजन करें. यहां पर इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा, बी सेल पहचानेंगे, फिर टी हेल्पर सेल्स मदद करेंगे, फिर प्लाज्मा सेल्स बनेंगे, फिर एंटीबॉडीज रिलीज होंगी, फिर रिएक्शन होगा. तो ये स्लो होगा, इसमें टाइम लग रहा है. यहां पर ये सारा स्टेप्स कट डाउन हो गए, डायरेक्ट एंटीबॉडी दे दी, बस एंटीजन के साथ जाके भिड़ना है. तो ये क्या होगा? स्लो रिस्पॉन्स. जबकि ये फास्ट, दिस इज फास्ट. बट ये स्लो है, लेकिन ये एक बार अब मेमोरी सेल्स बन गए हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग होगा. ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, इसमें तो जितनी एंटीबॉडीज आपने डाली है वो खत्म हो जाएंगी. पैसा खत्म, काम क्या, काम खत्म पैसा हजम. इसमें तो एंटीबॉडीज ने एंटीजन के साथ रिएक्शन कर लिया, खत्म हो गई, अब ये खत्म हो जाएगा इसका एक्शन. सो ये स्लो है. जो भी स्लो, वही कछुए और खरगोश वाली कहानी है, स्लो है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देगा. सो दिस इज लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट. जबकि इसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, बस जितनी डाली है उतनी ही फंक्शन करेंगी, बट इमीडिएटली. ये जरूर है, इमरजेंसी में तो यही काम आने वाली हैं. सो शॉर्ट टर्म एंड फास्ट, स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग. नाउ अगर कोई पूछे कि साइड इफेक्ट के चांस किस में ज्यादा है, किस में ज्यादा है? जो हम बाहर से ले रहे हैं. हमने डिस्कस किया था बायोटेक्नोलॉजी में, हो सकता है आपने जिस हॉर्स से या जिस शीप से वो सीरम लिया है, उसमें डिप्थीरिया के लिए तो एंटीबॉडीज हैं ही, लेकिन और भी तो एंटीबॉडीज हो सकती हैं. हो सकता है उस शीप के अंदर टीबी का बैक्टीरिया भी हो, और वो टीबी के बैक्टीरिया के खिलाफ भी एंटीबॉडीज हो सीरम के अंदर, और वो कुछ ऐसी एंटीबॉडीज हो कि जो जब हमारी बॉडी में आए तो वो रिएक्शन कर दें और एलर्जी हो जाए, हमको किसी टाइप की कोई रिएक्शन हो जाए. जबकि यहां ऐसा कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये तो हम खुद बना रहे हैं. होटल के खाने से फूड पॉइजनिंग का चांस ज्यादा है बजाय कि घर के खाने से. यहां तो आप खुद बना रहे हो, सब मसाला तेल सब कुछ आपका है, आपको पता है कितना डालना है. होटल के खाने में आपको नहीं पता वो ग्रेवी कब की है, वो टमाटोज कब के हैं, वो कल 2 दिन की बनी हुई है, फ्रिज में रखी हुई है, आपको नहीं पता. तो रिएक्शन का चांस हमेशा बाहर की चीज में ज्यादा होता है. सो इसमें नो साइड इफेक्ट्स, जबकि इसमें चांसेस ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस आर मोर. एलर्जिक रिएक्शंस मोर, राइट. एंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एक्टिव इम्यूनिटी, डिजीजेस एंड बेसिक वैक्सीन्स. और यहां पर हम बात करें तो बेबी को तो मिल ही रही है फीटस एंड प्लेसेंटा एंड कोलेस्ट्रम के थ्रू, बट मेनली सीरम की बात कर रहे हैं हम. एंटी टेटनस सीरम, देन एंटी डिप्थीरिया सीरम, एंड देन एंटी स्नेक विनम. स्नेक विनम जहर के खिलाफ एंटीबॉडीज. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव. इन सब पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप इसको लिखिए, फिर हम और इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस करेंगे अबाउट द इम्यून सिस्टम. नाउ स्टूडेंट्स, हमने अभी तक इम्यून सिस्टम के सभी एस्पेक्ट्स पे जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं उन्हें डिस्कस कर लिया. हमने इन्नेट या नेचुरल इम्यूनिटी डिस्कस कर ली, हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसके टाइप्स, एक्टिव, पैसिव, प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, सब डिस्कस कर लिया है. हमने नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम को डिस्कस कर लिया, कैसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, सब बात कर ली है. अब हम बात करने वाले हैं कुछ और गड़बड़ियों की इन द इम्यून सिस्टम,
we will talk about autoimmune diseases या disorders. आजकल का बर्निंग टॉपिक, लेटेस्ट, सबसे ज़्यादा रिसर्चेज हो रही हैं इस पे, बहुत ड्रेडफुल है. इनफैक्ट कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है कमिंग ईयर्स में आने पे. स्टूडेंट्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का मतलब है नॉर्मली हमारा इम्यून सिस्टम सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजेंस के बीच में डिफरेंशिएट कर सकता है. ये उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है. इसीलिए हमारे खुद की बॉडी के सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बनती हैं और वो प्रोटेक्टेड रहते हैं. पर अगर किसी भी कारण से मेन या तो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम हो जीन्स में, या कोई अननोन फैक्टर, इस अननोन फैक्टर के कारण ही ये खतरनाक है और इतना ज़्यादा दहशत है इस समय वर्ल्ड में ऑटो इम्यून डिजीजेस के लिए. बिकॉज ऑफ सम अननोन फैक्टर्स और बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स, अगर हमारे इम्यून सेल्स हमारी ही बॉडी के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने लग जाएं तो आप सोचिए कितना मेजर डैमेज होने वाला है. ये तो वही बात हो गई कि आप खुद ही अपने दुश्मन बन जाएं. बाहर के दुश्मन से तो लड़ सकते हो, घर में घुस सकते हो, गेट बंद कर सकते हो, उसको मार सकते हो, लेकिन अगर आप खुद ही अपने दुश्मन बन गए तो फिर क्या होगा? फिर तो अगर आप खुद को मारोगे तो भी खत्म हो, और अगर नहीं मारोगे तो भी दुश्मन बन चुके हो. ऑटो इम्यूनिटी जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर अब जो हमारी जो मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें बहुत लेक्चर्स होते हैं. यहाँ पर आपके डायरेक्टली कोर्स से रिलेटेड बात तो नहीं है, बट आई विल जस्ट टेक 1 मिनट ऑफ योर्स. आपका 1 मिनट में एक्स्ट्रा लूंगी. ऑटो इम्यूनिटी के ऊपर बहुत रिसर्चेज हुई हैं, ये जो अननोन फैक्टर्स हैं इनके ऊपर, और ऐसा कहा गया है कि अगर आप अपने मन में कोई दुर्भावना रखते हैं, हेट्रेड, जेलेसी, कॉम्प्लेक्स, सेल्फ गिल्ट, ग्लानी, आत्मग्लानी, तो ये भी हमारे सेल्स को नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का एक कॉज होती है. इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट we should just get rid of all our negativities. Be happy, try to be happy. It is not so easy, but हाँ, अगर सबसे बढ़िया पॉलिसी forget and forgive. जो आपको नहीं मिलना था वही आपको नहीं मिला है, और जो आपको मिल सकता है उसे कोई रोक नहीं सकता है. इस तरह से स्ट्रेस, टेंशन, नेगेटिविटी, फियर, एंगर, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है और ये सब एक बहुत बड़ा कारण है. इसीलिए कहते हैं कि आज के वर्ल्ड में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स इतने बढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो चुका है लाइफ में. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Researches are still going on. This is just a piece of advice. Anyways, coming back to your NEET and your 12th class, autoimmune disorders का simple सा मतलब है that antibodies are being formed against body's own organs, organ या cell, किसी के भी खिलाफ. ऑटो मीन सेल्फ, खुद के ही बॉडी के खिलाफ इम्यून सिस्टम काम करने लग गया है, अपना ही दुश्मन बन गया है. तो जो डिजीजेस होंगी उन्हें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बोलते हैं. ऑलमोस्ट अभी तक 100 से ज्यादा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स साइंटिस्ट ने पता कर लिए हैं, होते हैं जो ह्यूमंस में. हम कुछ इंपॉर्टेंट वंस पढ़ने वाले हैं. जैसे हमने इन सब के बारे में 11th में एक्चुअली पढ़ भी चुके हैं. हम जो जो सिस्टम को वो अफेक्ट करते हैं उसमें हमने वो पढ़ा है. मैं नाम लिखती जाऊंगी, आपको याद आता जाएगा. सबसे कॉमन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया बाय का एक टाइप, गठिया रोग जो होता है, इसमें हमने पढ़ा था, याद हो अगर आपको 11th में लोकोमोशन सिस्टम में. इसमें जो जॉइंट्स हैं उनकी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनने लग जाती हैं, जिसके कारण वहां पे स्वेलिंग, पेन, ये सब कुछ होता है. सो एंटीबॉडीज अगेंस्ट साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ जॉइंट्स, पर्टिकुलरली स्मॉल जॉइंट्स, छोटे जॉइंट्स. हमने 11th में डिस्कस किया था. आप चाहो तो वो अपना रिवाइज कर सकते हो. इंपॉर्टेंट है साइनोवियल मेम्ब्रेन के खिलाफ, ये क्वेश्चन पूछते हैं. दिस इज फर्स्ट. नाउ सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप 1, दैट इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटस. डायबिटीज जो टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 1 मतलब इसमें जो हम जानते हैं कि इंसुलिन जो प्रोड्यूस होता है वो पैनक्रियाज के बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और इसमें हमारी बॉडी खुद, पेशेंट की बॉडी खुद पैनक्रिया के
जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल्स हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है, तो वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, इंसुलिन की कमी होगी, जिसके कारण से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा और मधुमेह या डायबिटीज का रोग हो जाएगा। सो एंटीबॉडी अगेंस्ट बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज आर बीइंग फॉर्म्ड। बहुत कॉमन है ये बीटा सेल्स। नाउ थर्ड इज मायस्थीनिया ग्रेविस। ये हमने फिर से पढ़ी थी जब हमने लोकोमोशन एंड मूवमेंट का चैप्टर पढ़ा था। इसमें मैंने आपको बताया था ग्रेविस का मतलब ग्रेव, ग्रेव मतलब जानलेवा। इसमें मसल्स का एनेस्थीजिया यानी पैरालिसिस हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है या मोटर एंड प्लेट है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगी, नर्वस सिस्टम सिग्नल नहीं पहुंचा पाएगा मसल्स तक, जिसके कारण मसल्स का पैरालिसिस हो जाता है। धीरे धीरे रेस्पिरेटरी मसल, कार्डियक मसल इन्वॉल्व होकर डेथ तक हो जाती है। बहुत ही खतरनाक बीमारी। सो एंटीबॉडीज अगेंस्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट, इसे हम NMJ भी लिखते हैं, राइट। नाउ एक और डिजीज हमने पढ़ी थी हशीमोटोज, हशीमोटोज थायरोइडाइटिस। ये हमने पढ़ी थी स्टूडेंट्स एंडोक्राइन सिस्टम में, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में। थायराइड का डिसऑर्डर है। इसमें जो थायराइड के फॉलिक्यूलर सेल्स हैं जहां से T3 T4 हार्मोन रिलीज होता है, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तो थायराइड हार्मोन रिलीज नहीं हो पाएगा, उसकी कमी हो जाएगी, जिसके कारण से फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। सो एंटीबॉडीज अगेंस्ट फॉलिक्यूलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। Then next is multiple sclerosis. Multiple sclerosis ये हमने नर्वस सिस्टम में पढ़ी थी स्टूडेंट्स। इसमें जो न्यूरॉन की माइलिन शीथ है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म होने लग जाती हैं। सो एंटीबॉडीज अगेंस्ट माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन्स। इसके अलावा और भी कई सारी होती हैं, जैसे ग्रेव्स डिजीज है। देयर आर मेनी बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हमने उन्हें नोट डाउन किया है। प्लीज नोट दिस डाउन, देन वील टॉक मोर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। आइए अब हम एक और टाइप के डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं, इम्यून सिस्टम से ही रिलेटेड हैं, एंड दे आर नॉट ऑटो इम्यून, दे आर कॉल्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। आई एम श्योर आप नाम पढ़ के, अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा है तो आप समझ गए होंगे। इसमें इम्यून सिस्टम में इम्यून सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्या कोई नाम आपको याद आ रहा है? इम्यून सेल्स बिकम डेफिशिएंट। एड्स पहला एग्जाम्पल। एड्स जो कि एक वायरल इंफेक्शन है, मैं डिटेल्स यहां नहीं लिख रही हूं, हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम HIV वायरस का इंफेक्शन है, जिसमें टी हेल्पर सेल्स का नंबर कम हो जाता है। इट अटैक्स टी हेल्पर सेल्स, और जब टी हेल्पर सेल्स कम हो जाएंगे, डेफिशिएंट हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली किलर टी सेल्स भी नहीं बन पाएंगे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वर्क नहीं करेगी। बी सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी भी वर्क नहीं करेगी। इट्स अ डेडली डिजीज, नो क्योर, प्रिवेंशन इज द ओनली वे। एक और डिजीज हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ी थी, स्किड, दैट इज सीवियर, मैं यहां उसका फुल फॉर्म लिख देती हूं एक बार वापस, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। इसके बहुत सारे कारण थे स्टूडेंट्स होने के। हमने जो पढ़ा था वो था, अगर जेनेटिकली एक जीन में डिफेक्ट हो जाए या वो डेफिशिएंट हो जाए, ADA, सो लैक ऑफ
ADA जीन याद आया आपको, हमने बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ा था इसको बायोटेक्नोलॉजी में। ये जीन रिस्पॉन्सिबल होता है बी और टी लिम्फोसाइट्स बनाने के लिए, और जब ये डेफिशिएंट होगा, लैकिंग होगा, तो देयर विल बी लैक ऑफ बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, यानी पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम ठप हो जाएगा। डिफरेंस क्या है दोनों में? इसमें भी दोनों इम्यूनिटी गायब हो रही है, खत्म हो रही है। ये जेनेटिक है, ये जीन जो है ये एडिनोसिन हमने पढ़ा है, डी एमिनेज एंजाइम बनाता है। सो एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फिर वो एंजाइम बी और टी लिम्फोसाइट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी होती है। डिफरेंस ये है कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, बाय बर्थ, दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, जबकि एड्स एक इंफेक्शन के कारण हो रहा है। सो ये एक एक्वायर्ड डिसऑर्डर, इसका नाम ही है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ये बर्थ के बाद कैच कर रहा है वो इंसान वायरल इंफेक्शन के कारण, जबकि ये जेनेटिकली हो रहा है। राइट स्टूडेंट्स, एक बार आइए, यहां पर हमने एक पॉइंट डिस्कस कर लिया था बट लिखा नहीं था, मैं उसे लिख देती हूं कि ऑटो इम्यून डिजीज का कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। एक तो जेनेटिक कॉज हो सकता है, बाकी अननोन फैक्टर्स के कारण बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है। एनीवेज, सो इम्यूनो डेफिशिएंसी में हमें दो मेन पता होना चाहिए, एड्स एंड स्किड। स्किड में कौन सा जीन डेफिशिएंट होता है, ये जेनेटिक है जबकि ये एक्वायर्ड है। प्लीज नोट दिस डाउन, देन वील रीड वन मोर एबनॉर्मैलिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम। नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस लेट्स टॉक अबाउट वन मोर रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम। हमने इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज पढ़ ली, हमने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा। अब आइए हम पढ़ते हैं एलर्जीज के बारे में, या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम के बारे में। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। नाउ स्टूडेंट्स, हम जानते हैं सेंसिटिव मतलब संवेदनशील होना। हम सब सेंसिटिव होते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, अपने मार्क्स के लिए। अगर आप स्टूडेंट है, यू शुड बी वेरी सेंसिटिव फॉर योर मार्क्स ऑल्सो। हाइपर सेंसिटिव मतलब अति संवेदनशील। बोलते हैं ना, कोई बच्चा है, छोटी छोटी बातों पे, हमारा कोई फ्रेंड है, बहुत जल्दी सेंटी हो जाता है, बहुत जल्दी बुरा मान जाता है, एकदम से उसे हर्ट कर जाता है, बात करना बंद कर देता है, तो अपन क्या बोलते हैं, यार ये तो एबनॉर्मैलिटी है, तू तो ज्यादा ही ओवर सेंसिटिव है। बस अगर हमारा इम्यून सिस्टम ओवर सेंसिटिव है तो हम कहेंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। सो व्हाट इज दिस? दिस इज ओवर या exaggerated response of immune system towards allergens। क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी बहुत टाइप की हो सकती है। हमारे कोर्स में जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो एलर्जी है। जो सब्सटेंसेस एलर्जी कॉज करते हैं उन्हें एलर्जेंस बोलते हैं। एलर्जी मतलब जो इम्यून सिस्टम को ओवर एक्टिव कर देते हैं। कुछ भी हो सकता है, जैसे कई लोग होते हैं उनको डस्ट से एलर्जी होती है, मतलब जैसे ही डस्ट बॉडी में जाती है एकदम से नाक बहना, आंखें लाल होना, आंखों से पानी आना, इचिंग होना, खांसी शुरू हो जाना, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है। वो पोलन ग्रेन बॉडी से अगर टच में आया तो उन्हें इचिंग होने लग जाती है पूरी बॉडी पे, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। इसका मतलब है उनका इम्यून सिस्टम, उनका, दूसरे को हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हो, बट ए पर्सन का इम्यून सिस्टम, सपोज किसी कुछ भी कोई एनिमल के फर के लिए, कोई पोलन के लिए, डस्ट के लिए। कुछ लोग होते हैं जिन्हें दही से एलर्जी होती है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें एक ग्लूटेन नाम का प्रोटीन आता है दाल में, उससे एलर्जी होती है। कुछ होते हैं जिन्हें एक लेसिथिन नाम का फॉस्फोलिपिड से एलर्जी होती है। तो जिस भी चीज से एलर्जी है, अगर वो गलती से भी आपकी बॉडी में चली गई तो एकदम से रिस्पॉन्स आता है। खुजली होना, आंखें लाल होना, पानी आना, आंसू आना, नाक बहना, खांसना, ये सब कुछ एकदम रिएक्शन होता है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उसके लिए ओवर सेंसिटिव है। आपका, जरूरी नहीं है दूसरे का।
एलर्जी का कोई इलाज ऐसा नहीं होता है, उसमें आपको अवॉइड करना पड़ता है उस एलर्जन को, तो वो सब्सटेंस एलर्जन कहलाएगा, और एलर्जन जो रिस्पॉन्स कॉज करेगा वो एलर्जी कहलाएगी। और एलर्जी क्या है? एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है हमारे इम्यून सिस्टम की। एक्चुअली टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है, बहुत सारे टाइप की होती है, बट आपके लेवल पे हमें उस डिटेल में नहीं जाना है। सो व्हाट इज एलर्जन? एलर्जन इज एनी सब्सटेंस which when enters into body causes hypersensitivity reaction, तो हम उसे कहेंगे एलर्जन, और एलर्जन से होने वाली रिएक्शन को कहेंगे एलर्जी। नाउ ये क्यों होती है? व्हाट इज द कॉज? कॉज ये है स्टूडेंट्स की जैसे ही एलर्जन जो हमारी बॉडी को सूट नहीं करता वो बॉडी में आएगा तो वो क्या करेगा? एलर्जन प्रोड्यूस IgE एंटीबॉडीज, मतलब एलर्जन एक एंटीजन की तरह काम करेगा, वो एंटीजन बी सेल्स रिकॉग्नाइज करेंगे, वो बी सेल्स जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे वो IgE होगी। एक्चुअली एलर्जन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, एलर्जन बी सेल से प्रोड्यूस करवाएंगे, इनके कारण ये प्रोड्यूस होगी। IgE एंटीबॉडी क्या करेगी? हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, मास्ट सेल्स को स्टिमुलेट करेगी और वहां से हिस्टामिन, सीरोटोनिन, इन सब का रिलीज करवाएगी। प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स भी, बट हम यहां पे मेन एलर्जी की बात कर रहे हैं, उसमें मास्ट सेल से निकलता है। सो इंपॉर्टेंट है, मास्ट सेल पे क्वेश्चन आता है, IgE और हिस्टामिन पे मेन क्वेश्चन आता है। सो IgE मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज करवाएगा, और भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह रिलीज होते हैं, हम उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। ये हिस्टामिन हम जानते हैं एक वैसो डायलेटर है, तो ये वेसल्स को डायलेट करेगा, साथ में कैपिलरीज की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है एंड इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी। अब आप समझिएगा, सपोज ये कैपिलरी है, ये इसके एंडोथीलियल सेल्स हैं, सिंगल लेयर होती है हम जानते हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, इसकी परमिएबिलिटी बढ़ गई, इसके बीच बीच के छेद बढ़ गए, तो क्या होगा? यहां से जो ब्लड का प्लाज्मा जो होता है उसका जो वाटर पार्ट है, लिक्विड पार्ट, वो टिश्यू में कलेक्ट होने लग जाएगा, तो ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा? कम या ज्यादा बताइए? कम। और ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड का प्रेशर क्या होगा? कम। और ब्लड का प्रेशर कम होगा तो लो बीपी के कारण वो इंसान शॉक में जाके मर भी सकता है। सो वैसोडायलेटर एंड कैपिलरी की परमिएबिलिटी बढ़ी, जिसके कारण से लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ब्लड इनटू टिश्यूज, इसीलिए तो स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि टिश्यूज में वो कलेक्ट होने लग गया है, इनटू टिश्यूज, और इसके कारण से लो ब्लड प्रेशर, और लो ब्लड प्रेशर के कारण से कैन इवन लीड टू डेथ। ये पूछते हैं कि एलर्जी में, हाइपर सेंसिटिविटी में डेथ किसके कारण होती है? बीपी फॉल होने के कारण। बीपी क्यों फॉल हो रहा है? हिस्टामिन के कारण। हिस्टामिन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? मास्ट सेल्स। मास्ट सेल से कौन प्रोड्यूस करवा रहा है? IgE एंटीबॉडी। ये इसी तरह से काम करती है एलर्जी के टाइम पर, राइट? तो यानी कि अगर हमें एलर्जी हो और किसी को ट्रीट करना है तो हमें किस तरह की मेडिसिन देनी पड़ेंगी? एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन, जो हिस्टामिन के अगेंस्ट काम करे, नंबर 1। नंबर 2, अगर इमरजेंसी हो गई है, बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स हो गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बीपी को कंट्रोल करना पड़ेगा, जो लगातार फॉल कर रहा है, तो हमें बीपी इंक्रीज करने वाला मेडिसिन देनी पड़ेगी, यानी हमें स्टेरॉइड्स एंड एड्रेनलिन, जो दो हमने पढ़े थे, आप 11th क्लास के एंडोक्राइन सिस्टम को रिवाइज कर सकते हो, ये दोनों ही एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाले हॉर्मोन्स होते हैं, ये हमें प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे, ताकि बीपी जो एकदम से फॉल हुआ है उसको रिकवर कर सके और एटलीस्ट वो पेशेंट शॉक में जाके डेथ ना हो। नोट दिस डाउन, वील राइट अबाउट दिस। सो स्टूडेंट्स, आइए अब हम इसके सिम्टम्स लिख लेते हैं पहले, फिर ट्रीटमेंट और फिर कुछ कॉमन एलर्जिक डिजीजेस के बारे में।
सो इफ वी टॉक अबाउट सिम्टम्स जैसे अभी हमने डिस्कस किया, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का बेसिकली इन्फ्लेमेशन होता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन होगा तो नाक बहने लगेगी, नेजल डिस्चार्ज या रनिंग नोज, आंखों से पानी आने लग जाएगा, आंखें लाल हो जाएंगी, सो वाटरिंग आईज, वाटरी रेड आईज, देन खुजली होने लग सकती है, इचिंग, देन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा. सो ऑल दीज आर द कॉमन सिम्टम्स. नाउ ट्रीटमेंट हिस्टामिन के कारण ये सब कुछ हो रहा है, तो हमें एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स या मेडिसिन, हिस्टामिनिक ड्रग्स देनी पड़ेंगी. साथ में इमरजेंसी में हमें स्टेरॉइड्स एंड एड्रेनलिन, इसीलिए स्टूडेंट्स याद है आपको, हमने एड्रेनलिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन या लाइफ सेविंग हार्मोन बोला था. सो एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड्स, मेनली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्योंकि बीपी जो फॉल हो रहा है उसे हमें रोकना है, और इस पे भी बहुत क्वेश्चन आता है, एंटी हेलमिंथिक. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. जैसे पोलन ग्रेन्स की जो पर्टिकुलरली एलर्जी होती है उसे हे फीवर कहते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. हे फीवर इज एन एलर्जिक डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज. सो इट इज एन एलर्जिक डिजीज ऑफ पोलन्स, जो पोलन ग्रेन्स है उनकी एलर्जी है. देन सेकेंड, ये हमने डिस्कस किया था डिटेल में 11th क्लास के रेस्पिरेटरी सिस्टम में, अस्थमा, दमे की शिकायत, अस्थमा. इसमें ब्रोंक्यूल का स्पाज्म हो जाता है, जिसके कारण से सांस लेने में तकलीफ होती है, एंड द पेशेंट कैन इवन डाई. मैं इसकी डिटेल्स यहां नहीं लिख रही हूं, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं. बट हाँ, हम इतना लिख सकते हैं कि यहां पे कंस्ट्रिक्शन या स्पाज्म हो जाता है ऑफ ब्रोंक्यूल्स. टिपिकल वीजिंग साउंड निकलता है एक्सपिरेशन के टाइम, हमने सब डिस्कस किया है रेस्पिरेटरी सिस्टम में. देन अर्टिकेरिया, एक्जिमा, ये सब स्किन की डिजीजेस होती हैं स्टूडेंट्स. लाइक वन ऑफ माई सिस्टर, वेन एवर शी कम्स टू माई नेटिव प्लेस, तो वहां आते ही उसको स्किन में खुजली होने लग जाती है और ऐसे दाने दाने आ जाते हैं. क्यों? वहां की कुछ हवा में, उस सिटी की एयर में कुछ ऐसे पोलन्स होंगे, मे बी कुछ ऐसा कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस होगा जो सूट नहीं करता होगा, और तुरंत इम्यून सिस्टम रिएक्शन शो करने लग जाता है. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनाफाइलैक्टिक शॉक. व्हाट इज दिस एनाफाइलैक्टिक शॉक? अगर कोई भी एलर्जी, कोई मेडिसिन से भी एलर्जी हो सकती है, ड्रग से भी एलर्जी हो सकती है, किसी से भी अगर सिवियर एलर्जी हो गई, सिवियर, दिस इज सिवियर एलर्जिक रिएक्शन, तो सिवियर बीपी फॉल होगा और डेथ हो सकती है तुरंत. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एनाफाइलैक्टिक शॉक में सबसे पहले एड्रेनलिन और स्टेरॉइड का इंजेक्शन ठोका जाता है. स्टूडेंट्स, जब हम लोग सर्जरीज करते हैं, जब आप डॉक्टर बनेंगे और आप ओटी में जाएंगे, तो आपको समझ आएगा कि जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स होते हैं उनके पास, वो जब ओटी में आते हैं तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि एड्रेनलिन और स्टेरॉइड का इंजेक्शन भरा हुआ तैयार रखा है कि नहीं रखा है. क्योंकि सपोज करिए आपने उस पेशेंट को सर्जरी के लिए लिया, आपने एनेस्थीसिया की मेडिसिन दी उसको बेहोश करने के लिए, और फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो टेस्ट करके ही लगाते हैं, सपोज उसको रिएक्शन हो गया और वो एकदम से शॉक में जाती है, एकदम से बीपी फॉल होता है, शी कैन इवन डाई ऑन द ओटी टेबल. तो तुरंत उस समय सबसे पहले एड्रेनलिन और स्टेरॉइड के इंजेक्शन उसको लगा के उसको रिकवर किया जाता है. सो एनाफाइलैक्टिक शॉक जो है वो एक दुःस्वप्न, एक नाइटमेयर होता है सर्जन्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि हम नहीं जानते किसकी बॉडी किस चीज से रिएक्शन शो कर देगी, इसीलिए हर चीज को पहले टेस्ट करके लगाया जाता है. बट स्टिल it can happen, so it is a severe allergic reaction, severe BP fall होगा, severe death हो सकती है. So this is very very important, बहुत क्वेश्चन आता है. ट्रीटमेंट इसका भी adrenaline, steroids and then definitely antihistaminic drugs would be there. Now let's write some common allergens. It can be dust, mites, fur,
नेल्स, मेडिसिन्स, कुछ भी हो सकता है, कोई फूड आइटम, एनीथिंग. देन इट कैन बी ग्लूटेन, प्रोटीन से बहुत लोगों को होता है ग्लूटेन. लेसिथिन से बहुत कॉमनली एलर्जी होती है, जो एक फॉस्फोलिपिड है, एक्सेट्रा. कई लोग होते हैं जैसे मिल्क से एलर्जी होती है, दूध से. कई लोग होते हैं दही से एलर्जी है. स्टूडेंट्स कैसे पहचानते हैं एलर्जी? एलर्जी के टेस्ट होते हैं, उसमें क्या करेंगे वो, सपोज जो भी कॉमन 50 चीजें हैं उससे आपकी बॉडी को थोड़े से अमाउंट में एक्सपोज करेंगे. एकदम रिएक्शन शो होता है तो मतलब आप एलर्जिक हैं, नहीं हो रहा है तो नहीं है. एकदम से होती है एलर्जी, ये इसकी टिपिकल सिम्टम है. हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी, IgE एंटीबॉडी, मास्ट सेल, हिस्टामिन, वैसोडाइलेशन, लो बीपी, डेथ. ये याद रखना है और ये इसका ट्रीटमेंट. राइट, प्लीज नोट दिस डाउन. फिर हम क्विकली इस इम्यून सिस्टम के टुवर्ड्स एंड बढ़ेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा, एनाफाइलेक्टिक शॉक में सबसे पहला ट्रीटमेंट एड्रेनलिन है. ये क्वेश्चन पूछते हैं. राइट, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. एक तो इसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को हम इसमें नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वो हमने डिटेल में बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ लिया है. एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट, हमने तीनों ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स पढ़ लिए, हमने हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी के बारे में पढ़ लिया, हमने इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस पढ़ ली. अब हम बात कर रहे हैं ग्राफ्टिंग की. ग्राफ्टिंग या कोई भी ऑर्गन का इम्प्लांटेशन या जिसे हम ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं, इम्प्लांटेशन और ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन. कोई भी ऑर्गन जब पूरी तरह से नॉन फंक्शनल हो गया तो एक ही रास्ता बचता है कि हम किसी दूसरे डोनर से लेके उसको ट्रांसप्लांट करें. या सपोज किसी की स्किन बर्न हो गई है, जैसे अभी रिसेंटली मेरे कलीग डॉक्टर के साथ हुआ था, उनकी उंगली कार में आ गई जब गेट बंद कर रहे थे, तो ये पूरा टिश्यू डेड हो गया, तो वो स्किन की ग्राफ्टिंग करनी पड़ी, यानी बॉडी के दूसरे पार्ट से स्किन लेके वहां पे लगानी पड़ी, सर्जरी करनी पड़ी. तो ग्राफ्टिंग या इम्प्लांटेशन ऑफ ऑर्गन की अब हम बात कर रहे हैं. ग्राफ्ट 4 टाइप के हो सकते हैं. बेसिस है कि ग्राफ्ट का सोर्स क्या है, कहां से वो ग्राफ्ट लिया जा रहा है. सो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ग्राफ्ट, ग्राफ्ट या ऑर्गन, ग्राफ्टिंग कैन बी ऑफ 4 टाइप्स. नंबर 1 ऑटोग्राफ्ट. नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑटोग्राफ नहीं है स्टूडेंट्स, ऑटोग्राफ्ट. नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑटो मीन सेल्फ. यहां किसी की स्किन जली, बर्न हुई, थाई से, उसी इंसान की थाई से स्किन लेके लगा दी. दिस इज ऑटोग्राफ्ट. सो ग्राफ्ट बिटवीन 2 पार्ट्स ऑफ सेम बॉडी. जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, सेम बॉडी से अगर हम कोई पार्ट लेके दूसरे में लगा रहे हैं तो ऑटोग्राफ्ट. नंबर 2 आइसोग्राफ्ट. आइसोग्राफ्ट मतलब अगर आइडेंटिकल ट्विन्स के बीच में ग्राफ्टिंग हो रही है. एक ट्विन का किडनी फेल हो गई तो दूसरा जो उसका जो आइडेंटिकल ट्विन है उससे अगर हम किडनी लेके उसके अंदर ट्रांसप्लांट करेंगे तो इस तरह के ग्राफ्टिंग को आइसोग्राफ्ट कहते हैं. सो दिस इज बिटवीन 2 आइडेंटिकल ट्विन्स. ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं डेफिनेशंस पे, बिटवीन आइडेंटिकल ट्विन्स. देन थर्ड इज एलोग्राफ्ट. एलोग्राफ्ट का मतलब वो ट्विन नहीं है, उसी स्पीशीज का कोई दूसरा इंसान है. चाचा की किडनी लगा दी, मामा की किडनी लगा दी, कोई अननोन डोनर की किडनी लगा दी, बट इंसान की, ह्यूमन की ही किडनी लगाई है तो एलोग्राफ्ट. उसके फादर की लगा दी, ब्रदर सिस्टर की लगा दी, जो ट्विन नहीं है, आइडेंटिकल ट्विन नहीं है, ये सब एलोग्राफ्ट. सो बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज. इंसान की इंसान को लगाई सेम स्पीशीज में. और फोर्थ है जीनोग्राफ्ट, मतलब 2 स्पीशीज के बीच में किसी इंसान ने कोई पिग का या चिंपैंजी का पार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया. ऐसा होता है, वी हैव जीनोग्राफ्ट्स एज वेल. सो दिस इज बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. स्पीशीज ही अलग है जैसा हमने अभी डिस्कस किया.
आप सोच के बताइएगा रिजेक्शन का चांस सबसे ज्यादा किस में होगा, जो सबसे ज्यादा डिफरेंट है। सो अगर हम यहां पे एक नोट में चांसेस ऑफ रिजेक्शन लिखें, चांसेस ऑफ रिजेक्शन, तो सबसे ज्यादा रिजेक्शन का चांस किस में है, नंबर 4 में। उससे थोड़ा कम अगर इंसान का ही लगाएं, उससे और कम अगर ट्विन आइडेंटिकल है तो जेनेटिक मेकअप सेम होगा, और अगर खुद ही की बॉडी से लगाएंगे तो सबसे कम चांस है। तो ये पूछा जाता है किस में सबसे ज्यादा है, किस में सबसे कम है। लेट मी राइट, आप कंफ्यूज नहीं हो, ये मैक्सिमम चांसेस ऑफ रिजेक्शन है, ये मिनिमम चांसेस ऑफ रिजेक्शन है। नाउ डोनर का प्रेफरेंस क्या होगा, प्रेफरेंस फॉर डोनर। पहला प्रेफरेंस तो है, अगर हम कोई ऑर्गन हमें लेना है तो अब ऑर्गन तो हम खुद का खुद में लगा नहीं सकते हैं, स्किन कर सकते हैं ग्राफ्ट, बट ऑर्गन तो नहीं ले सकते। तो अगर हम ऑर्गन की बात करें तो सबसे पहली चॉइस हमारी क्या होगी कि कोई भाई बहन हो, पर्टिकुलरली अगर उसका ट्विन है, जुड़वा सबके होते नहीं है, तो भाई बहन, सिबलिंग, पेरेंट से भी ज्यादा सिबलिंग, क्योंकि उस सिबलिंग में भी सेम पेरेंट्स का जीन्स आए हैं, पेरेंट पे तो फिर भी दादा दादी के भी आए हैं, तो वो फिर भी आपसे थोड़ा दूर है जेनेटिकली। सिबलिंग्स पहला चॉइस होता है भाई बहन। इसलिए आपने कॉमनली सीरियल्स में देखा होगा कि किसी बच्चे की किडनी वो है, फिर वो दे गो फॉर अ सेकंड बेबी एंड देन दे ट्रांसप्लांट द किडनी। सो पहली चॉइस जो होती है वो होती है सिबलिंग्स की, रियल ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब सिबलिंग मतलब कजन्स नहीं, रियल भाई बहन सेम पेरेंट्स के। सेकेंड चॉइस होती है पेरेंट्स, अगर कोई भाई बहन नहीं है तो मदर या फादर किडनी दे अपनी, एक एग्जाम्पल ले रही हूं मैं किडनी के लिए। फिर अगर उनकी भी नहीं मैच करती या वो अवेलेबल नहीं है तो कोई क्लोज ब्लड रिलेटिव, चाचा मामा, ब्लड रिलेटिव, कजन, कजन से ज्यादा चाचा मामा, क्योंकि कजन में तो मामी की तरफ का भी ब्लड हो गया, डिफरेंट हो गया, सो ब्लड रिलेटिव। और अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो फाइनली अननोन डोनर, अननोन डोनर। बट बेस्ट हमेशा फैमिली से डोनर्स लेते हैं, जैसे इंडिया में भी अभी भी फैमिली से ही डोनर्स लिए जाते हैं फॉर किडनी ट्रांसप्लांटेशन, जो लीगल है उसमें। सो ये क्वेश्चंस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं नोट्स, और इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इनकी भी हमें अच्छे से डेफिनेशन पता होना चाहिए। ऑटो मीन्स सेम बॉडी, आइसो मीन्स ट्विंस, एलो मीन्स सेम स्पीशीज, इंसान का इंसान में, जीनो मीन्स डिफरेंट स्पीशीज का, बिटवीन टू स्पीशीज अगर ग्राफ्टिंग हो रही है। नाउ इसमें ग्राफ्टिंग में क्या मैच किया जाता है, स्टूडेंट्स बहुत सारी चीजें मैच की जाती है, तब जाकर डोनर सिलेक्ट होता है, फाइनल होता है, फाइनलाइज होता है। इसमें जो हमें मेन चीज हम जो चूज करते हैं, डिसाइड करते हैं, मैच करते हैं, वो होता है मैचिंग ऑफ MHC, राइट। आप इसको लिखिए, फिर हम इस MHC के बारे में एक नोट लिखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, इसमें MHC आपके लेवल पे नहीं था, इसलिए बहुत ज्यादा हमने इसको नहीं पढ़ा था। MHC का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म भी आता है, ये एक तरह के प्रोटीन्स हैं, एक तरह के सिग्नल्स हैं जो सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। आप ऐसे ही समझ सकते हो जैसे RBC के ऊपर A एंटीजन, B एंटीजन है जिसकी हम मैचिंग करते हैं ब्लड चढ़ाने के पहले, ऐसे ही ये कुछ प्रोटीन्स हैं जो सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, इनकी मैचिंग की जाती है। अगर उस डोनर का MHC रेसिपिएंट के MHC से मैच करता है तभी हमारा इम्यून सिस्टम उसको सेल्फ मानेगा और उसको रिजेक्ट नहीं करेगा। नहीं तो जो टी लिम्फोसाइट से हमने पढ़ा है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, वो उनके खिलाफ रिएक्शन करके जो किलर टी सेल्स हैं वो उन्हें डिस्ट्रॉय करके ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देंगे। सो इन MHC की मैचिंग की जाती है, डोनर और रेसिपिएंट की ये सेम होने चाहिए। सो MHC इज मेजर, आपको इसकी बहुत डिटेल नहीं पढ़नी, हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, MHC मेजर है, ये कंपैटिबल होने चाहिए। हिस्टो मीन्स टिश्यू, सो वेयर दे आर प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट ऑन सेल सरफेस and they have to be matched between donor and recipient. Now, MHC प्रोटीन्स बनाने के लिए जो जीन्स होते हैं वो हमारे क्रोमोसोम नंबर 6 पे प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस में। सो जीन्स फॉर MHC आर लोकेटेड, एक क्वेश्चन आता है, ऑन
ह्यूमन की बात कर रहे हैं हम, क्रोमोसोम 6, क्रोमोसोम नंबर 6 पे प्रेजेंट है इसके जो जीन्स हैं, और इसके जो जीन्स हैं उन्हें कहते हैं, जीन्स आर नोन एज HLA, दैट इज ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस, क्योंकि ये ह्यूमन के जो ल्यूकोसाइट्स हैं, WBCs हैं, उनकी सेल सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं, सो दे आर HLA। इसको HLA टाइपिंग भी बोलते हैं, जैसे RH ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नेगेटिव हम मैच करते हैं, ABO ब्लड ग्रुप टाइपिंग करते हैं, ऐसे ही से HLA टाइपिंग भी कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम कैसे ग्राफ्ट रिजेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं? सो नाउ प्रिवेंशन ऑफ डोनर रिजेक्शन। आप डोनर रिजेक्शन बोलो, ग्राफ्ट रिजेक्शन बोलो, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन बोलो, सब एक ही बात है। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? हमारा इम्यून सिस्टम। कौन सा वाला? T सेल्स वाला। तो अगर हम किसी तरह से इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दें, ऐसे कुछ मेडिसिन हैं जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती है। हालांकि ये दो मुही तलवार है, इधर खुआ उधर खाई। अगर इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया तो कोई दूसरे इन्फेक्शन भी उस बॉडी को लग सकता है डेफिनेटली, बट अगर हम चाहते हैं कि वो ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट किया जा रहा है उसका रिजेक्शन ना हो, तो उस पेशेंट को कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जो इम्यूनो सप्रेसेंट्स कहलाती हैं। दे विल सप्रेस द इम्यून सिस्टम ताकि रिजेक्शन ना हो बाय इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स, दैट मीन्स मेडिसिन। बहुत कॉमनली इस पे इनके नाम पूछे जाते हैं। मेन नाम जो है वो है एग्जाम्पल साइक्लोस्पोरिन ए। किडनीज वगैरह भी जब ट्रांसप्लांट की जाती हैं तो पेशेंट को साइक्लोस्पोरिन ए मेडिसिन दी ही जाती है, राइट? यू नोट दिस डाउन, फिर हम फाइनल वर्ड करेंगे अबाउट इम्यून सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, साइक्लोस्पोरिन ए तो हमें पर्टिकुलरली याद रखनी है। हाँ, एक और ड्रग है, वो भी मैं यहां नाम लिख देती हूं, एजोथियोप्रिन। ये भी एक इम्यूनोसप्रेसेंट है। मेन क्वेश्चन साइक्लोस्पोरिन पे पूछते हैं, एंड ये ह्यूमन ल्यूकोसाइट एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। ये जो जीन्स हैं, मैंने गलती से इसको एंटीजन लिख दिया था, आप इसको करेक्ट कर लेना। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने देखा कि कैसे हमारा इम्यून सिस्टम जब भी कोई बाहर का फॉरेन पार्टिकल एंटीजन बॉडी में एंटर होता है तो उस पे सबसे पहले जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स उसके साथ अटैच करते हैं, टी सेल्स को प्रेजेंट करते हैं, हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं, वो फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बनाते हैं, साथ में वो बी लिम्फोसाइट्स जो ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुके हैं उस एंटीजन से, उनको प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट करके हेल्प करते हैं और फिर एंटीबॉडीज बनवाते हैं, और फिर वो एंटीजन और एंटीबॉडी का गुत्थम गुत्था होती है न्यूट्रलाइजेशन से, एग्लूटिनेशन से, ऑप्सनाइजेशन से, अलग अलग तरीके से। अगर कोई एलर्जन है वो एंटीजन, तो IgE एंटीबॉडी अटैक करेगी मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज करा के, और इस तरह से फाइट आउट करता है हमारा इम्यून सिस्टम। उसमें गड़बड़ी अगर होती है तो इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द इम्यून सिस्टम एंड इम्यूनिटी इन ह्यूमंस। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का लास्ट पोर्शन, दैट इज मेंटल डिसऑर्डर्स and the various drugs and drug addiction. So till the next class, a very happy learning and have a good day. Thank you.